हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बॉटनी पढ़ने जा रहे हैं जीआईसी और पीजीटी के लिए। उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो जल का अवशोषण, रसारोहण, वाष्पोत्सर्जन, खनिज लवण पोषण और कमी, मतलब खनिज लवण से पोषण और उसकी कमी से होने वाले जो भी क्वेश्चन बने हुए एग्जाम में, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, प्लांट हार्मोन्स, वर्नेलाइजेशन, बीजों का अंकुरण, यौन संपुष्पता, नाइट्रोजन चक्र और दीप्तिकलता। इन सब से जितने भी क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी और इसके साथ साथ जितने भी क्वेश्चन पीजीटी लेवल तक के किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं उनको हम शामिल करेंगे। ये टॉपिक, जैसा कि आप सभी को पता है, एलटी ग्रेड में हमारे इस सेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फंसे थे और मुझे उम्मीद है कि जीआईसी में भी फंसेंगे, पीजीटी में भी यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इस बुक में टीजीटी, पीजीटी, राजस्थान पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड, केवीएस, एनबीएस सभी के प्रीवियस ईयर इंक्लूडेड हैं। अगर आप हमारे साथ पहले से जुड़े हैं और आपने एलटी ग्रेड दिया है तो आपको पता चल गया होगा। जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हैं और एलटी ग्रेड दे चुके हैं वो हमें बताइए, वो कमेंट बॉक्स में और बच्चों को बताइए कि क्या क्वेश्चन हमारे सीरीज से बना था कि नहीं बना था। अगर सेम क्वेश्चन नहीं तो उसके एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन जरूर आया था। सारे क्वेश्चन यहीं से उठ के आए थे, अगर 5% क्वेश्चन को छोड़ दें। ठीक है, तो आप लोग जीआईसी में भी पूरा विश्वास रखिए, जैसे आप लोगों ने एलटी ग्रेड में सपोर्ट किया। आपसे अनुरोध है जीआईसी में भी उसी तरह हमारे साथ हमारा सहयोग बनाए रखिए, अपना सपोर्ट हमें देते रहिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे आपको बिना किसी पैसे के फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और हर दिन जूलॉजी और बॉटनी के वीडियो भी आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे इसी चैनल पे बिहार टीआरई एग्जाम और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश होमगार्ड और उत्तर प्रदेश लेखपाल के बहुत जल्दी क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप लोग उसके लिए भी चैनल को ज्वाइन कर लें और अपने सभी दोस्तों, सभी रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिए। साथ ही आपसे एक अनुरोध है, प्लीज़ जब आप वीडियो को पूरा देख लें तो कमेंट बॉक्स में अपना एक फीडबैक जरूर दें। आपका फीडबैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है और उसी हिसाब से हम आगे के लिए मतलब कोई भी प्लान बना पाते हैं। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्लांट फिजियोलॉजी से। पहला क्वेश्चन है, पादपों में ग्लाइकोलेज ग्लॉक्सीलेट चक्र का रूपांतरण होता है। ग्लाइकोक्सिलेट ग्लाक्सिलेट एक मिनट ग्लाइकोलेट साइकिल इन द प्लांट इज कन्वर्जन ऑफ। ऑप्शन दिया है कार्बोहाइड्रेट टू फैट, फैट टू कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड टू फैट या ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आपको बता दें फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे और अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे। बस जिस तरह आप लोगों ने एलटी पे हमारे ऊपर भरोसा दिलाया, विश्वास दिखाया, उसी तरह इस पे भी अपना विश्वास, अपना भरोसा बनाए रखिएगा। ठीक है, इसका जो सही जवाब है, पादपों में ग्लाइकोलेट चक्र का रूपांतरण कहाँ होता है? सही जवाब हो जाएगा वसा का कार्बोहाइड्रेट में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पादप में यानी प्लांट में ग्लाइकोलेट चक्र वसा का कार्बोहाइड्रेट में रूपांतरण करता है। एसीटेट इथेनॉल और फैटी एसिड के टूटने से उत्पन्न एसिटाइल CoA ग्लूकोज की उपलब्धता कम होने पर ग्लूकोज उत्पादन के लिए ग्लाइकोलेट चक्र को बढ़ावा देता है और यह एनाबॉलिक मार्ग है जहां ग्लूकोज फैटी एसिड से उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान स्कूल लेक्चरर में आया हुआ क्वेश्चन 2020 में। अगला क्वेश्चन है, मिरुद्भिद गूदेदार पादप जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड रात के समय ग्रहण की जाती है तथा दिन के समय उपयोग करने के लिए मौलिक अम्ल के रूप में संग्रहित की जाती है, क्या कहलाते हैं? द जीरोफिटिक सक्सिलेंट प्लांट इज in which carbon dioxide is taken up during night and stored a malic acid to be used during daytime are called nocturnal plant, camp plant, picture plant या none of above। पूछा है वो जीरोफाइट प्लांट जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड रात के समय ग्रहण की जाती है तथा दिन के समय उपयोग करने के लिए मैलिक अम्ल के रूप में संग्रहित की जाती है, वो पौधे कैसे पौधे कहलाते हैं? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी कैंप प्लांट। वो पौधे क्या कहलाते हैं? कैंप प्लांट कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, कैंप क्या है? तो कैंप का फुल फॉर्म होता है क्रैसुलेशियन एसिड चयापचय। ये कैंप का फुल फॉर्म होता है कैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये कैंप का फुल फॉर्म है।
इसकी अवधि यानी पीरियड जल आपूर्ति के लिए एक प्रकाश संश्लेषण अनुकूल यानी फोटोसिंथेटिक एडाप्टेशन है जो मरदभिद पौधे जैसे कैक्टस हो गया या उष्णकटिबंधीय एपीफाइट्स जैसे आर्किड्स हो गया पौधे में पाया जाता है। साकीय पौधे के स्टोमेटा रात में खुलते हैं तथा दिन में बंद रहते हैं ताकि वे दिन के समय पानी का हास्य वाष्पोत्सर्जन के रूप में ना हो पाए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कैंप पौधे रात में उत्पन्न करते हैं। कैंप पौधे रात में क्या उत्पन्न करते हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा कि वो लोग मैलिक एसिड उत्पन्न करते हैं जिससे वो दिन के टाइम अपना जो है श्वसन कर सकें। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला, क्रैसुलेशियन पौधे में स्टोमेटा किसके संचयन के कारण अंधेरे में खुलते हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा था किसके कारण क्रैसुलेशियन पौधा क्या है, वही कैंप को ही क्रैसुलेशियन पौधा बताया गया है। और ये किसके कारण जो है संचरण के कारण अंधेरे में खुलते हैं? मैलिक एसिड के कारण। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला, कैंप पौधे में वातरंध है यानी स्टोमेटा ऑफ कैंप प्लांट में जो स्टोमेटा है वो क्या करते हैं? तो ये रात को खुलते हैं और दिन में बंद रहते हैं। क्यों? जिससे इन पे जो है वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा ना हो पाए, वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से जल की हानि ना हो पाए इसलिए। अगला क्वेश्चन, एक पादप में जल के ऊपर चढ़ने के लिए सही उपयुक्त शब्द है यानी एक प्लांट है उसमें जल ऊपर चढ़ रहा है उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा? ट्रांसपायरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर यानी जल का अवशोषण, जल का आरोहण यानी एसेंट ऑफ वाटर, या फिर एसेंट ऑफ सैप जल का और रस का आरोहण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रस का आरोहण। अभी आपको जीआईसी के भी क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें आपको घबरा के भागना नहीं है, बस लास्ट तक बने रहिए और हमारे ऊपर विश्वास रखिए, हम कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको नहीं कराएंगे, ठीक है। जल का आरोहण एक पादप में जल के ऊपर चढ़ने की प्रक्रिया है। जड़ से पौधे के अन्य सभी भागों में पानी और खनिज के आवागमन को रस का आरोहण कहा जाता है। पौधे में मैंने जल का आरोहण बता दिया, यहाँ रस का आरोहण होगा, ठीक है, यानी कि एसेंट ऑफ सैप। पौधे में जाइलम वाहकाएँ पूरे पौधे में पाई जाती हैं जो पानी को ले जाती हैं। देखिए, जा से जाइलम और जा से क्या ले जाती हैं? जल। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी चीज़ जल को ले जाता है, तो जा से जाइलम, जा से जल ले जाता है। और फा से फ्लोएम, एफ से फ्लोएम और एफ से फूड। फ्लोएम क्या करता है? फूड को ले जाता है, ठीक है। तो पानी और खनिजों को संचालित करती हैं जाइलम वाहकाएँ। हालांकि पानी के परिवहन की प्रक्रिया दबाव से संचालित होता है। पौधे जल को जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं और वाष्पोत्सर्जन पत्तियों द्वारा करते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए पौधे जो हैं वो जल को किसके द्वारा अवशोषित करते हैं, तो जड़ों के द्वारा, और निकालते किसके द्वारा हैं, तो वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा करते हैं? पत्तियों के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा कि रस का आरोहण एक पादप के जल के ऊपर चढ़ने की प्रक्रिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे के एक भाग का ऊपरी सतह पर अधिक वृद्धि के कारण मुड़ना क्या कहलाता है? मान लीजिए कोई प्लांट है, उसके ऊपर वाला भाग जो है, एक भाग ऐसे जो है मुड़ जाए, तो वो क्या कहलाएगा? जियोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, एपिनेस्टी या फिर हाइपोनेस्टी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अधोकुंचन यानी कि एपिनेस्टी। अधोकुंचन पौधे के एक भाग का ऊपरी सतह पर अधिक वृद्धि के कारण मुड़ना कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्रेंज शारीरिक यानी क्रेंज एनाटॉमी जाती है। क्रेंज एनाटॉमी इज फाउंड इन द फॉलोइंग: C3 प्लांट, C2 प्लांट, C4 प्लांट या नन ऑफ अबव। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, यानी कि C4 प्लांट। ये क्वेश्चन देखिए GIC बायोलॉजी 2012, उत्तराखंड SSC LT ग्रेड 2018 और UPPCS GDC 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ इसमें कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं बचा जो PGT TGT लेवल का हो और उसके क्वेश्चन इसमें शामिल ना किए हों। बस आपको पेशेंस के साथ हर दिन हमारे सेशन से जुड़ना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में अपना फीडबैक देना है और PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, ठीक है। क्रेंज एनाटॉमी किस में पाई जाती है? तो क्रेंज एनाटॉमी जो है वो C4 प्लांट में पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्रेंज एनाटॉमी है क्या? तो ये एक विशेष संरचना है जहाँ मेसोफिल सेल बंडल शीथ सेल के चारों ओर एक रिंग की तरह मतलब रिंग लाइक फैशन में समूहित होती हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रेंज शारीरिक संरचना किसमें पाई जाती है? तो C4 प्लांट में। अब यहाँ पे C4 प्लांट कौन से हैं? या मटर है, गन्ना है, शुगर कैन है या फिर मैंगो है?
टीजीटी और पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शुगर कैन। शुगर कैन यानी गन्ना, ये C4 प्लांट के अंतर्गत आता है। और C4 पादप के उदाहरण जैसे गन्ना हो गया, मक्का हो गया, इसके अलावा जितने भी द्विबीजपत्रीय होते हैं यानी डाइकॉट्स होते हैं, वो लगभग C4 प्लांट में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, बोला है कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया है क्रैंज एनाटॉमी टू लीव इन सीन इन C4 प्लांट। तो हम लोगों ने अभी देखा कि क्रैंज जो है, पत्ती की जो क्रैंज आंतरिकी संरचना है वो C4 प्लांट में पाई जाती है। तो पहला ही आपका सही हो गया, और इसमें सत्य ही पूछा है, पहला ही सही हो जाएगा। C3 में नहीं पाया जाता है, C4 C3 दोनों में नहीं पाया जाता है, कुछ निश्चित नहीं है तो निश्चित है या C4 में ही पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सही कथन है, यानी कि फिर से 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं और पूछा है इनमें से सही कथन कौन सा है। पहला दिया है टॉर्न आर इंडोजीनियस इज ओरिजिन इन वर्जिन, कांटे उत्पत्ति में अंतर्जात होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। सही पूछा है ना, ये गलत है। दूसरा दिया है कि पुष्प प्रजातियों में सभी पुष्प एक ही बिंदु से निकलते प्रतीत होते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है, ये भी गलत हो गया। तीसरा दिया थायमिन आरएनए का एक बेस है, ये भी गलत है। चौथा दिया है C4 पौधे की पर्ड की आंतरिक संरचना क्रैंज प्रकार की होती है, बिल्कुल सही बात। C4 प्लांट में क्रैंज एनाटॉमी पाई जाती है, यही बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी आपका सही है। ये क्वेश्चन NVS TGT और UPPSC प्री 2096 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रंध्र के खुलने तथा बंद होने में कौन से आयनिक तत्व का महत्व है, यानी जो स्टोमेटा है वो किस तत्व के कारण खुलता और बंद होता है। क्या वो आयरन है, मैग्नीशियम है, सोडियम है या पोटेशियम है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी पोटेशियम, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। TGT, राजस्थान PGT, उत्तराखंड LT, UPPCS आश्रम पद्धत कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है रंध्र के खुलने तथा बंद होने में पोटेशियम आयन का महत्व है। पोटेशियम आयन का फार्मूला K+ लिखा जाता है, अगर पोटेशियम लिखा जाएगा K, अगर उस पर प्लस या माइनस चार्ज लगाए तो ये आयन को डोनेट करता है। ठीक है, रंध्र का खुलना और बंद होना गॉड सेल में पानी के एब्जॉर्प्शन और रिमूवल के कारण होता है। पोटेशियम आयन में वृद्धि गॉड कोशिकाओं को हाइपरटोनिक बनाती हैं ताकि कोशिकाओं के अंदर अधिक पानी प्रवेश कर सके। इसके कारण रंध्र के रोम छिद्र यानी स्टोमेल जो स्टोमेटल पोर हैं वो खुल सकें, और रंध्र बंद होना खुलने से बिल्कुल विपरीत घटना होती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा खनिज क्षरक कोशिकाओं में जल विभव का नियंत्रण करता है। तो अभी हम लोगों ने देखा पोटेशियम जो है, अब पोटेशियम का देखिए यहाँ पे फार्मूला लिख दिया, ये सोडियम लिखा है, ये मैग्नीशियम लिखा है और ये कैल्शियम लिखा है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पोटेशियम आयन खनिज गार्ड कोशिकाओं से जल के विभव का नियंत्रण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पौधे के चयापचय में सबसे अधिक गतिशील है, यानी कि वो कौन सा न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स है जो पौधे के प्लांट के मेटाबॉलिज्म में अपना रोल निभाता है। फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम। तो अभी हम लोगों ने देखा वो कौन सा था, पोटेशियम, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन कितनी बार PCS में पूछा जा चुका, 2001 में, 2006 में, 2009 में। अगला क्वेश्चन, प्रकाश श्वसन में पाया जाता है। प्रकाश श्वसन फोटो रिस्पायरेशन इन्वॉल्व किसमें इन्वॉल्व है, हैच स्केल चक्र। हैच स्केल चक्र आपका LT में आ चुका है और ये पहले भी LT ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी दोबारा LT में आपका हैच स्केल चक्र से आया था एक क्वेश्चन, क्या था, शायद पूछा था कि इस स्केल में कौन सी साइकिल यूज होती है, शायद ऐसा कुछ दिया हुआ था, और ये पहले भी आ चुका है LT ग्रेड में, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, भले ही आपको ऑप्शन में मिला था क्वेश्चन, लेकिन इसी तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। पहला दिया प्रकाश संश्लेषण किस में पाया जाता है, हैच स्केल चक्र में, ग्लाइकोलेट चक्र में, केल्विन चक्र में या क्रैब चक्र में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लाइकोलेट चक्र में। प्रकाश श्वसन में ग्लाइकोलेट चक्र पाया जाता है। प्रकाश श्वसन क्रिया अधिकतर हरे पौधे में प्रकाश की उपस्थिति में होती है। इस क्रिया में पौधे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला, पौधों में जड़ द्वारा अवशोषित जल का पत्तियों तक सम्मोहन किस ऊतक द्वारा होता है, यानी इन व्हिच टिश्यू ट्रांसलोकेट हैड एब्जॉर्ब वाटर बाय रूट टू लीफ इन प्लांट। किसके द्वारा जल का सम्मोहन होता है। तो अभी हम लोगों ने कहा था जल और जाइलम, ऐसे याद कर लीजिए, फूड और फ्लोएम ऐसे याद कर लीजिए। जल और खनिज लवण को कौन ले जाता है, जाइलम ले जाता है, और फूड को कौन ले जाता है, फ्लोएम ले जाता है। जाइलम क्या है, तो जाइलम एक
जटिल ऊतक है और इसके मुख्य रूप से जैसे ट्रैकिड्स हो गए, बेसल्स हो गए, जाइलम फाइबर हो गए और जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम जो है ये 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक ट्रैकिड्स, एक बेसल्स, एक जाइलम टिश्यू, एक मिनट रुकिए, जाइलम टिश्यू और एक होता है जाइलम पैरेन्काइमा। इन 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है। जाइलम पानी और खनिज लवण, इसके साथ साथ कार्बनिक, नाइट्रोजन और हार्मोन्स को ले जाने का कार्य करते हैं। और फ्लोएम जो होता है ये क्या करता है, ये पौधों को फूड ले जाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, पौधे में बिंदु श्रावण किससे होता है? स्टोमेटा, फाउंड ऑन लीव्स यानी रंध्र जो पत्तियों पर पाए जाते हैं, पत्तियों के रंध्र जल रंध्रों द्वारा, तने की सतह से जल रंध्रों द्वारा, या एक से अधिक यानी उपयुक्त सभी। इसका दिया गटेशन इन प्लांट अकर्स थ्रो, गटेशन किसके द्वारा होता है? सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोड्स फाउंड ऑन लीव्स यानी पत्तियों के जल रंध्रों द्वारा जो होता है गटेशन होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसके कारण होता है? पौधे में बिंदु स्राव जो है वो पत्तियों के जल रंध्रों द्वारा होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पौधे में पत्तियों के शीर्ष अवस्था किनारे, शीर्ष अथवा किनारे यानी टिप पर या फिर शीर्ष पर सैप के निकलने की प्रक्रिया को बिंदु स्राव कहते हैं। जब पौधे में टिप से या फिर किनारों से या फिर जो है, ऐसे मान लीजिए एक प्लांट है, इसके टिप से अगर निकलने लगे कोई भी सैप या फिर इन किनारों से निकलने लगे तो इसी को गटेशन कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, पत्तियों के शीर्ष में जल हानि को क्या कहते हैं? पत्तियों के शीर्ष में जल हानि को क्या कहते हैं? गटेशन कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सही कथन का चयन कीजिए। मैक्सिमम एसेंट ऑफ सैप अकर्स ड्यूरिंग डे, फ्लोएम परफॉर्म वाटर ट्रांसपोर्टेशन, वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट फ्रॉम फिजियोलॉजिकल ड्राई सॉइल इन मोर, या नन ऑफ एबव। पूछा है इनमें से सही कथन कौन सा है? अधिकतम रसारोहण दिन के समय होता है, जल का वाष्पोत्सर्जन फ्लोएम द्वारा होता है, कारिकी शुष्क मृदा से जड़ों द्वारा जल अवशोषण अधिक होता है, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मैक्सिमम असेंट ऑफ सैप अकर्स ड्यूरिंग डे यानी अधिकतम रसारोहण जो है वो दिन के समय होता है। यही आपका बिल्कुल सही है। दिन के समय वाष्पोत्सर्जन के कारण पानी की अधिकतम हानि होगी, इसलिए दिन के समय वाष्पोत्सर्जन खिंचाव भी अधिकतम होगा। इस कारण दिन के समय अधिकतम रसारोहण होता है, जिसे डिक्सन के एजेंट ऑफ सैप यानी एसेंट ऑफ सैप सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए एसेंट ऑफ सैप सिद्धांत किसने दिया, तो डिक्सन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? डिक्सन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, C3 पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही कौन सा होता है? C3 पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही कौन सा होगा? RUBP, PGA, PEP या फिर QAA। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, RUBP। C3 पौधे में प्राथमिक कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर जो है वो RUBP है। इसमें 3 PGA यानी 3 कार्बन मतलब C3 एसिड के 2 अणु बनते हैं। इस प्रक्रिया में यानी इस रिएक्शन को एंजाइम रुबिस्को उत्प्रेरित करता है। राइबोलोज बाईफास्फेट, इसका फुल फॉर्म है राइबोलोज बाईफास्फेट, 5 कार्बन कीटोन शुगर यानी 5 कार्बन कीटोन शुगर है। इसका फुल फॉर्म क्या है? अगर आपसे पूछ लिया जाए RUBP का फुल फॉर्म क्या है, तो राइबोलोज बाईफास्फेट इसका फुल फॉर्म है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और यही C3 पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही होता है। अगला क्वेश्चन, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया किस प्रकार के दबाव के द्वारा नियंत्रित होती है? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा इज रेगुलरली रेगुलेट बाई व्हिच ऑफ द प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर, वेपर प्रेशर, या नन ऑफ एबव। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, टर्गर प्रेशर या जिसे स्फीत दबाव कहते हैं। स्टोमेटा जो खुलता है और बंद होता है ये पोटेशियम आयन, देखिए स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में K+H+ मैलेट स्टार्च का मुख्य प्रभाव होता है। या नीली लाइट में ABA यानी एब्सिसिक एसिड हार्मोन्स भी इसे प्रभावित करते हैं। ये सभी कारक प्रमुखता से स्टोमेटा के गार्ड सेल के टर्गर प्रेशर यानी स्फीत दबाव को प्रभावित करते हैं, जिससे स्टोमेटा खुलते और बंद होते हैं। तो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में क्या रोल कौन नियंत्रित करता है? टर्गर प्रेशर करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला, निम्नलिखित में से कौन सा लिपिड घुलनशील प्रकाश संश्लेषण वर्णक नहीं है? क्लोरोफिल, फाइकोबिलिन्स, कैरोटीनॉइड या जेंथोफिल? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि फाइकोबिलिन। फाइकोबिलिन जो है ये फोटोसिंथेसिस पिगमेंट प्रायः वसा तथा जल में घुलनशील होते हैं और एक मिनट, लिपिड घुलनशील प्रकाश संश्लेषण वर्णक नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। बाकी क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल ये तीनों है। क्लोरोफिल तथा कैरोटीनॉइड जो है ये वसा में घुलनशील होते हैं, जबकि फाइकोबिलिन जो है ये साइनोफाइसी तथा रोडोफाइसी समूह परिवार का सदस्य है और ये उसमें घुलनशील होते हैं, ठीक है, ये जल में घुलनशील होते हैं। और यहाँ पे लिपिड में घुलनशील पूछा है तो फाइकोबिलिन ये जल में घुलनशील होता है और ये तीनों क्या होते हैं? लिपिड में यानी वसा में घुलनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन, फास्फोरीकरण प्रक्रिया में ऊर्जा कहाँ से आती है? यानी कि फास्फोराइजेशन प्रोसेस एनर्जी इज ड्राइव फ्रॉम, कहाँ से आती है? ग्लूकोज से, माल्टोज से, इलेक्ट्रॉन से या साइटोक्रोम से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन से। एटीपी एडेनिन ट्राइफास्फेट बनने की प्रक्रिया को फास्फोराइजेशन कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होता है, जो एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स पैदा करता है जिससे एटीपी बनती है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए जीडीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला, कोशिकाओं में ग्लाइकोलेट की उपस्थिति वातरंधों के खुलने में सहायक होगा, जहाँ पाई जाएगी, जहाँ पे क्या पाया जाएगा? पहला दिया है हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लो कार्बन डाइऑक्साइड, हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन या हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लो ऑक्सीजन। इसका सही जवाब हो जाएगा स्टोमेटा खुलने और बंद होने में, जैसा मैंने आपको बताया, पोटेशियम आयन उसके साथ साथ हाइड्रोजन आयन जो है ये अपना रोल अदा करते हैं। एब्सिसिक एसिड यानी ABA जो लिखा हुआ था इसे एब्सिसिक एसिड कहते हैं, ये भी मुख्य रोल अदा करता है। इसके अलावा कोशिकाओं में ग्लाइकोलेट की उपस्थिति जो है इसको खोलने में मदद करती है। और उनकी सांद्रता कैसी होनी चाहिए? तो उनकी जो सांद्रता है वो हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होनी चाहिए और लो कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पर्यावरणीय ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रमुख कारक होते हैं। ग्लाइकोलेट फोटो रिसेप्टर का प्रथम उत्पाद है, जिसमें रूबिस्को ऑक्सीजन को संग्रहित करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का तथा ऑक्सीजन का सांद्रण अधिक तथा कार्बन डाइऑक्साइड का कम होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। निम्नलिखित में से किन दशाओं में प्रकाश शोषण उद्दीप्त होता है? हाई कार्बन डाइऑक्साइड, हाई ऑक्सीजन, हाई कार्बन डाइऑक्साइड एंड लो ऑक्सीजन, हाई ऑक्सीजन एंड लो कार्बन डाइऑक्साइड। आज मैं आपको 30 क्वेश्चन करा के वीडियो ख़त्म करूंगी, लेकिन अगर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे कि आप इस सीरीज़ को पढ़ना चाहेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक दिन में कराने की कोशिश करेंगे 100 क्वेश्चन पर डे आपको करा दिया जाए। लेकिन उसके लिए हमें आपके सहयोग सपोर्ट की ज़रूरत है। सहयोग और सपोर्ट के लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, बस वीडियो में के कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके, ठीक है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, निम्न किन दशाओं में प्रकाश शोषण उद्दीप्त होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑक्सीजन हाई और कार्बन डाइऑक्साइड जब लो होता है तो प्रकाश शोषण जो है वो उद्दीप्त होता है, ठीक है। फोटो रिस्पायरेशन इश्यू को कहा जाता है, अभी हम लोगों ने इसके पहले भी देखा था। अगला क्वेश्चन, वैस्कुलर ऑर्बिकुलर माइक्रोराइजी महत्वपूर्ण है। वैस्कुलर ऑर्बिकुलर माइक्रोराइजी आर इम्पॉर्टेंट इन द, किसमें महत्वपूर्ण है? सप्लाई द नाइट्रोजन टू द प्लांट्स, यानी पौधों को नाइट्रोजन की आपूर्ति में। फास्फेट न्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लांट, पौधों को फास्फेट पोषण में। जिंक न्यूट्रिएंट ऑफ प्लांट, यानी पौधों को जिंक पोषण में, या ए और बी दोनों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। ये क्वेश्चन NVS PGT उत्तराखंड PCS लेक्चरर मेंस में आया हुआ है। सही जवाब सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन टू प्लांट, यानी पौधों को नाइट्रोजन की आपूर्ति में और पौधों को फास्फेट के पोषण में, दोनों में ही BAM जो है ये इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। BAM क्या है? तो वैस्कुलर ऑर्बिकुलर माइक्रोराइजी, ये इसका फुल फॉर्म है और ये दोनों में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्लांट यूटिलाइज नाइट्रोजन इन द फॉर्म, पौधे नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं आणविक नाइट्रोजन के रूप में,
परमाणविक नाइट्रोजन के रूप में, नाइट्राइट के रूप में या नाइट्रेट के रूप में। तो हम सभी को पता है इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। पौधे जो हैं ये नाइट्रोजन का उपयोग नाइट्रेट के रूप में करते हैं। नाइट्रिफिकेशन अमोनिया का नाइट्राइट में जैविक ऑक्सीकरण है, जिसके बाद नाइट्राइट का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण होता है। नाइट्रेट्स का उपयोग पौधे द्वारा अमीनो एसिड बनाने के लिए किया जाता है, जो प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। शक्कर का परिवहन पौधे में किस रूप में होता है? द ट्रांसपोर्ट फ्रॉम ऑफ शुगर इज प्लांट इन प्लांट इज सुक्रोज, स्टार्च, राइबोज या ग्लूकोज। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सुक्रोज। शर्करा यानी कि शुगर जो है इसका परिवहन पौधों में सुक्रोज के रूप में होता है। शर्करा जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनते हैं, फ्लोएम द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में ले जाए जाते हैं। वह क्रियाविधि जिसके द्वारा शर्करा को फ्लोएम के माध्यम से यानी स्रोतों से सिंक तक पहुंचाया जाता है, यह प्रेशर फ्लो कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब। आज का लास्ट क्वेश्चन, प्लीज़ आप लोग से अनुरोध है कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और आप इस सीरीज़ को करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं, ये बात ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान विभिन्न वर्णों को उत्तेजित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किसी एक ऊर्जा संग्राहक वर्णक को स्थानांतरित की जाती है, जिसे कहते हैं? ऑप्शन एनर्जी सेंटर, रिएक्शन सेंटर, एब्जॉर्प्शन सेंटर या नन ऑफ एबव। सही जवाब ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? रिएक्शन सेंटर। प्लीज़ फ्रेंड्स, जो लोग एलटी ग्रेड का पेपर दे चुके हैं और हमारे साथ जुड़े थे, वो लोग ज़रूर बताएं कि उनको कितने क्वेश्चन फंसे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, हमारी सीरीज़ उनके लिए इंपॉर्टेंट थी कि नहीं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट को कल के वीडियो में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन बी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान विभिन्न वर्णकों को उत्तेजित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किसी एक ऊर्जा संग्राहक वर्णक को स्थानांतरित की जाती है, जिसे अपक्रिया केंद्र कहते हैं, यानी कि रिएक्शन सेंटर कहते हैं। अपक्रिया केंद्र में क्लोरोफिल और फियोफाइटिन जैसे वर्णक होते हैं। ये प्रकाश को अवशोषित करते हैं और इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा स्तर तक बढ़ावा देते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप जीआईसी, पीजीटी और बिहार टीआरई की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ या नहीं, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।